हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन की। आज बात करेंगे नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन की। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी मतलब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे, कोई भी इन द एब्सेंस ऑफ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए और बॉडी वाइब्रेट करे, वैसे वाइब्रेशन को नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि अभी ये मार्कर है, मार्कर में मैं फोर्स लगा रहा हूं तब वाइब्रेट कर रही है। अगर मैं फोर्स लगाना छोड़ दूंगा तो मार्कर वाइब्रेट नहीं करेगा। लेकिन जब मार्कर अपने आप वाइब्रेट करने लगे, कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इस पे मार्कर में, और वो वाइब्रेट कर रहा हो, इसका मतलब इसका वाइब्रेशन कैसा है? नेचुरल है, अंदर से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, फ्रीली आ रहा है, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं है, फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसा वाइब्रेशन जहां पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, ऐसे वाइब्रेशन को बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन। आप ध्यान दीजिए, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जहां पर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, वो खाली वैक्यूम है। वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। वैक्यूम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। ऐसा खाली जो स्टेटमेंट है, द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो एब्सेंट खाली जो रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो एब्सेंट होगा, खाली वैक्यूम होगा। जैसे कि ये मार्कर थोड़ी देर में अगर इसको वाइब्रेशन में छोड़ दो, मैंने इसको वाइब्रेट कराया और छोड़ दिया, देखिए ये कुछ देर बाद रुक क्यों गया? क्योंकि यहां पर एयर में एयर पार्टिकल्स हैं जो किसका काम करेंगे? रेजिस्टिव फोर्स का, जो इसको रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्टिव फोर्स है ये, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, इसीलिए मार्कर कुछ देर बाद रुक जाता है। लेकिन वैक्यूम में क्या है? वैक्यूम में पार्टिकल एब्सेंट है, तो वहां पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती है वैक्यूम में। तो द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। इसका ये मतलब साफ है कि कोई भी बॉडी अगर वैक्यूम में वाइब्रेट करेगी तभी उसमें रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो बॉडी को वाइब्रेट करना होगा। अगर बॉडी को नेचुरली वाइब्रेट करना है या फ्रीली वाइब्रेट करना है, तो बॉडी को वाइब्रेट करना होगा। कहाँ वाइब्रेट करना होगा? वैक्यूम में करना होगा। बॉडी को वैक्यूम में वाइब्रेट करना होगा। अब इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। डायग्राम जैसे वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट को रख दें और इसको एक जगह से फिक्स कर दें। क्लैंप का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको एक जगह से फिक्स कर दिया, ऐसे एक जगह से फिक्स्ड है। और ये आगे वाला जो है, ये बहुत ही, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ प्लग करेंगे इसको, इस एंड पे हम प्लग करें, प्लग का मतलब होता है कि हल्का सा पुश करना है, हल्का सा पुश या पुल करना है। मतलब हल्का सा अगर फोर्स अप्लाई करें इस एंड पे हल्का सा फोर्स अप्लाई करें, तो ये क्या होगा? ये बॉडी वाइब्रेशन में जाएगी, एक बार नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये मूवमेंट होएगा बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो अब ध्यान से देखिए, बॉडी में होगा मूवमेंट। अगर हमको हल्का सा पुश करना है, हम बॉडी को वैक्यूम में ले गए और वहां पर हमने इसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया। पुश करके क्या कर दिया? लेफ्ट इट। तो अब वैक्यूम में एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स नहीं है।
एक्सटर्नल फोर्स हमने थोड़ी सी सप्लाई की उसको, लेकिन अब बॉडी वाइब्रेट कर रही है। बॉडी वैक्यूम के अंदर हमने उसको थोड़ा सा प्लग किया, थोड़ा सा पुश किया, तो अब बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है बॉडी ऊपर नीचे। लेकिन वैक्यूम में रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब जो फोर्स इसको रोक सके, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एब्सेंट है। रेजिस्टिव फोर्स है एब्सेंट। तो अब बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है बॉडी, तो कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके, जो इसके अगेंस्ट काम कर सके, जो इसको रोके। यहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है। तो एक्सटर्नल फोर्स ना होने के कारण क्या होगा, ना तो बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ेगा, बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ेगा मतलब कि अभी ये बॉडी 5 बार वाइब्रेट कर रही है 1 सेकंड में। मान लीजिए 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, 5 बार वाइब्रेट कर रही है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इसमें एक्ट हो रहा हो। तो अब बॉडी ऐसा नहीं है कि 5 बार वाइब्रेट कर रही है, अब 20 बार करेगी, 20 बार नहीं करेगी, 5 ही बार वाइब्रेट करेगी बॉडी। ना तो बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ेगा और ना बॉडी का वाइब्रेशन घटेगा, वाइब्रेशन घटेगा। अब घटेगा क्यों नहीं, ध्यान दीजिए, बॉडी अभी मोशन में है, बॉडी अभी मोशन में है, मतलब ना तो बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर वो 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट कर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो फिर बॉडी 5 ही बार वाइब्रेट करेगी 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में अनादि काल के लिए, अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, जन्म भर के लिए बॉडी वाइब्रेट करती रहेगी, करती रहेगी। क्यों करती रहेगी, बॉडी वाइब्रेट, मैं बोल रहा हूं बॉडी वाइब्रेट करती रहेगी, करती रहेगी। कब तक, जीवन भर, जीवन भर बोल सकते हैं, या अनंत काल तक बोल सकते हैं, या हमेशा हमेशा बोल सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा वाइब्रेट करेगी, हमेशा बॉडी हमेशा वाइब्रेट करेगी। अब वैक्यूम में हम इसको ले गए, हमने प्लग किया, तो बॉडी एक बार अगर वाइब्रेशन में ऐसे चली गई तो हमेशा ऐसे करेगी। फिर कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो कोई फोर्स है, तो ना तो इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा और ना ही वाइब्रेशन घटेगा। घटेगा क्यों नहीं, घटता तभी है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। अगर यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होते तो इसके अगेंस्ट काम करते, जैसे एयर पार्टिकल होते तो अगेंस्ट काम करते, तो धीमे धीमे बॉडी रुक जाती, जैसे एयर में होता है। एयर में अगर मैं इसको वाइब्रेशन में छोड़ दूं तो कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि एयर पार्टिकल्स ने इसके अगेंस्ट काम किया है। तो यहाँ पर कोई काम अगेंस्ट नहीं हो रहा है, तो ना तो बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ेगा और ना बॉडी का वाइब्रेशन घटेगा। यहाँ पर जो भी हो रहा है नेचुरल हो रहा है, नेचुरल, अपने आप बॉडी वाइब्रेशन में है, अपने आप। ना फोर्स बाहर से लग रहा है जो इसके वाइब्रेशन को बढ़ा दे, और ना फोर्स लग रहा है जो इसके वाइब्रेशन को रोक दे, मतलब बॉडी रुक जाए। तो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए वाइब्रेट करेगी, अनंत काल, अनादि अनंता, हमेशा हमेशा के लिए वाइब्रेट करेगी बॉडी। अब बॉडी हमेशा के लिए वाइब्रेट क्यों करती है, इसको हम बिल्कुल समझते हैं। आइए, बॉडी हमेशा के लिए वाइब्रेट इसलिए करती है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो बॉडी को रोके। ये आप समझ गए होंगे वैक्यूम में। तो अब क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी हमेशा वाइब्रेट क्यों करेगी, उसके आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फिर से याद करना होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ क्या, न्यूटन कहते थे कोई भी बॉडी तब तक मोशन में रहती है, मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर मतलब बॉडी को रोकना है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉडी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहां लिख दे रहा हूं, बॉडी को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और बॉडी को मूव कराने के लिए भी, बॉडी को मूव कराने के लिए भी, बॉडी को
मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स, तभी बॉडी मोशन में जाएगी या बॉडी रेस्ट में आएगी। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसको रेस्ट में लाना है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है बॉडी को, तब भी एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। तो न्यूटन कहते थे कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है, उसको मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, तभी बॉडी मोशन में आएगी। और बॉडी अगर मोशन में है, चल रही है बॉडी, अगर उसको रोकना है तब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जैसे मैं इस फ्लोर पर चल रहा हूँ, तो मैं क्यों रुक जाता हूँ? क्योंकि मेरे अगेंस्ट मैं इस तरफ चल रहा हूँ, मैं इस तरफ सीधे चल रहा था, मेरे अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। मेरे अगेंस्ट किसने काम किया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। जैसे मैं कोई बॉल यहाँ पर रोल कर रहा हूँ, तो कुछ देर बाद बॉल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि बॉल के अगेंस्ट, ये बॉल थी, बॉल के अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो कोई भी, और शुरुआत में मैंने बॉल को रोल कराया है, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया है और बॉल रुक गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसने, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगा, बॉल को रोक दिया। तो वैसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अगर मोशन में लाना है, तो उसके लिए बॉडी को मूव, किसी भी बॉडी को अगर मूव कराना है, मोशन में लाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई होगा ही होगा। और किसी भी बॉडी को अगर मोशन में है, तो उसको रेस्ट पे लाना है। मोशन से अगर बॉडी को रेस्ट पे लाना है, बॉडी को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो अब ये आप समझ गए। तो अब वैक्यूम में क्या हो रहा है? वैक्यूम में जहां पर फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा है, तो वैक्यूम में बॉडी एक बार वाइब्रेशन चली गई, तो वैक्यूम में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो फोर्स कैसे लगेगा? तो वैक्यूम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए बॉडी का वाइब्रेशन नहीं रुकेगा। बॉडी का वाइब्रेशन नहीं रुकेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, कब तक नहीं रुकेगा? अनंत काल तक। अनंत काल। तो मतलब बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट, याद रखना है, बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट, क्योंकि बॉडी को रोकने वाली कोई फोर्स वैक्यूम में नहीं है। कोई फोर्स नहीं है जो बॉडी को रोकने का दम रखे, इसीलिए बॉडी हमेशा वाइब्रेट करेगी। हमेशा का मतलब नेचुरली, अपने आप वाइब्रेट कर रही है, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरली इसे ही बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन, और इसका सेकंड नाम, मतलब यही इसका नाम, और फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं इसका नाम से कि वो नेचुरली वाइब्रेट कर रही, फ्रीली, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम किसी भी बॉडी को वैक्यूम में ले जाकर एक बार थोड़ा सा प्लग कर दें, हल्का फोर्स दे दें, और बॉडी अगर वाइब्रेशन में आ गई, तो फिर आप देखेंगे कि बॉडी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं, अनादि अनंत काल तक हमेशा के लिए वाइब्रेशन, बिल्कुल हमेशा के लिए वाइब्रेट करेगी, कभी नहीं रुकेगी बॉडी। ऐसा खाली वैक्यूम में ही हो सकता है। तो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, आइए समझते हैं, डायग्राम के साथ जानते हैं क्या क्या होगा इसमें। इसका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, वो जानेंगे। नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द एब्सेंस, जहां पर एब्सेंट हो कौन? एक्सटर्नल फोर्स जहां पे नहीं होगी। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ नहीं होती है? खाली वैक्यूम में। तो इसीलिए पहला पॉइंट समझते हैं, ये पांचों पॉइंट जो है मेन है, आप इनको लिख लीजिएगा। तो कहाँ होगा? इन वैक्यूम। वैक्यूम में ही क्यों होता है नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन? वैक्यूम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है जिसको रोके, इसीलिए बॉडी हमेशा वाइब्रेट करेगी। तो इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में होता है। और दूसरा पॉइंट, एब्सेंट ऑफ, वैक्यूम में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या है होगा? एब्सेंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, मतलब जो इसको रेजिस्ट करे, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, रेजिस्टिव फोर्स
एब्सेंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है रेजिस्टिव फोर्स का? अगर हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अगला पॉइंट, बॉडी वाइब्रेट ऑलवेज। बॉडी हमेशा वाइब्रेट करेगी, हमेशा। एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड जो होगा बॉडी का वो सेम होगा। तो अब और बातें तो आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम में होती है नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन। और क्यों होते हैं वहां पर? क्योंकि एब्सेंट होती है रेजिस्टिव फोर्स जो इसको रोके, मतलब बॉडी वाइब्रेशन में चली गई तो हमेशा इसलिए वाइब्रेट कर रही है, हमेशा अनंत काल तक इसलिए वाइब्रेट करेगी, हमेशा हमेशा के लिए वाइब्रेट इसलिए करेगी क्योंकि इस वैक्यूम में इसको रोकने वाले कोई पार्टिकल्स नहीं है। एयर में बॉडी को अगर मैं वाइब्रेट कराता हूँ ये रुक जाती है क्योंकि इसको रोकने के लिए यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसके अगेंस्ट काम करने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ देर बाद रुक जाते हैं हम, या हम बॉल रोल करा रहे हैं, बॉल रुक जाती है, हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉल रुकी, मैंने बताया था अभी, वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बॉल रोका। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी को रेस्ट से अगर मोशन में लाना है तब भी फोर्स देना पड़ेगा, और मोशन से रेस्ट में लाना है तब भी फोर्स देना पड़ेगा, ये न्यूटन कहते हैं। तो लेकिन वैक्यूम में तो कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉडी रुकेगी नहीं, कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं है वैक्यूम में उसको, तो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए वाइब्रेट करेगी। अब लेकिन चौथा पॉइंट, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, कल ही आपको बताया था, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जितनी भी वेव बनेंगी वो सेम होंगी, उनकी एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अब ये पॉइंट समझते हैं कि एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड सेम कैसे रहता है। ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए आप समझते हैं एम्पलीट्यूड कैसे सेम रहता है। यहां पर बॉडी को फिक्स करा देते हैं। क्लैम्प का मतलब होता है फिक्स करना। अगर हमने बॉडी को प्लग किया, बॉडी पे फोर्स लगाया, अगर बॉडी पहली बार में 3 मीटर ऊपर गई, कितने मीटर, या 4 मीटर ऊपर गई, कितने मीटर ऊपर गई? 4 मीटर, और कितने नीचे आई? 4 मीटर नीचे आई, 4 मीटर नीचे फर्स्ट टाइम। तो अगली बार बॉडी कितने मीटर ऊपर जाएगी और कितने मीटर नीचे आएगी? 4। हमेशा हमेशा के लिए बॉडी ऐसे ही वाइब्रेट करेगी, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। अब देखिए, ये बॉडी की मेन पोजीशन है, ये बॉडी की मेन पोजीशन है, और ये बॉडी की और ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, इनिशियल पोजीशन। ये ये मेन पोजीशन नहीं है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन तो होता है जहां बॉडी पहले थी, बॉडी अपनी जगह पे यहां पे थी, हमने थोड़ा सा प्लग किया तो बॉडी वाइब्रेट होने लगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से बॉडी कितना मैक्सिमम खसक गई, तो कितना खसक गई? यहां से यहां तक। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? बॉडी 4 मीटर ऊपर कितनी हुई? 4 मीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड the distance between main position, the distance between main position and extreme position of particle
एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ध्यान दीजिए मेन पोजीशन कि बॉडी अपनी जगह से कितना खसकी, ये मेन पोजीशन थी जहां पर बॉडी है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम कितना पहुंची बॉडी, ये बॉडी है ऊपर कितना पहुंची मैक्सिमम पॉइंट। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये बॉडी का एम्पलीट्यूड है। तो अब फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड रिमेन सेम मतलब कि अगर बॉडी एक बार 4 मीटर ऊपर गई, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम बॉडी 4 मीटर ऊपर गई, तो अब बॉडी, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाइब्रेशन में जब पहली बार बॉडी वाइब्रेट की तो पहले वाइब्रेशन अगर आपने 4 मीटर बॉडी का एम्पलीट्यूड है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आया, तो अब ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब बॉडी अनादिकाल तक वाइब्रेट करेगी, तो कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी हमेशा हमेशा के लिए 4 मीटर होगा। हमेशा हमेशा के लिए 4 मीटर होगा। क्यों होगा 4 मीटर? एयर की बात करें, अगर एयर में पहली बार में अगर बॉडी 4 मीटर ऊपर जाती है, फिर अगर नीचे आती है, तो बॉडी का एम्पलीट्यूड धीमे धीमे घटता क्यों है? फिर बॉडी का एम्पलीट्यूड घटता तभी तो बॉडी अपनी जगह पे वापस आती है, वाइब्रेशन रुक जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है जो लगातार उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही है। लेकिन वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए अगर फर्स्ट वाइब्रेशन में बॉडी 4 मीटर गई है तो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 4 मीटर, मतलब दूसरी वाइब्रेशन में 4 मीटर जाएगी। फिर हमेशा के लिए अगर आप 50वें वाइब्रेशन को भी देखेंगे, उसमें भी 4 मीटर जाएगी। 5000 वाइब्रेशन अगर उसके हो गए होंगे तो 5000 वाइब्रेशन में भी 4 मीटर जाएगी। जब हमेशा के लिए बॉडी वैक्यूम में वाइब्रेट करेगी और हमेशा उसका एम्पलीट्यूड 4 मीटर ही होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं। तो ये था फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन में ऐसा होता है। ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स के कारण हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स और एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इसीलिए बॉडी लगातार वाइब्रेट करेगी हमेशा के लिए और विद सेम एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ये हम समझ भी गए हैं कि क्यों रहेगा। एम्पलीट्यूड remains कांस्टेंट विद टाइम। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या है? रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, मतलब टाइम भले ही 5 सेकंड हो जाए, 10 सेकंड हो जाए, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। अगर 5 दिन से भी वाइब्रेट कर रही है विद टाइम, मान लीजिए अगर बॉडी को हमने वैक्यूम में वाइब्रेट कराया और बॉडी 5 दिनों से वाइब्रेट कर रही है, 5 दिन हो गए बॉडी को वाइब्रेशन में आए हुए, तो बॉडी का एम्पलीट्यूड तब भी सेम होगा जितना पहली बार में एम्पलीट्यूड था। अगर पहली बार में 4 मीटर था तो 5वें दिन भी अगर हम देखेंगे तो 4 ही मीटर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आप खुद समझ जाएंगे। ये टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एम्पलीट्यूड रिमेन सेम मतलब यहां पर अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा, और आगे जितनी भी वेव बनेंगी, सब में एम्पलीट्यूड क्या होगा? 4 मीटर। रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं। यहां भी 4 मीटर होगा, यहां भी 4 मीटर होगा, यहां भी 4 मीटर होगा, हमेशा आपके लिए 4 मीटर ही इसका एम्पलीट्यूड रहेगा। लेकिन बॉडी वाइब्रेट कहाँ होनी चाहिए? वैक्यूम में। वैक्यूम में होना चाहिए। वैक्यूम में होगी तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी हमेशा के लिए वाइब्रेट करेगी। इसीलिए किसी बॉडी को अगर हम वैक्यूम में ले जाकर छोड़ दें
तो वो हमेशा के लिए वाइब्रेट करती है। ये होते हैं नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। जब बॉडी नेचुरली वाइब्रेट करे, नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा हो, और नेचुरल वाइब्रेशन कहां होगा बच्चों? नेचुरल वाइब्रेशन वैक्यूम में होगा। तो उस समय जो बॉडी की उस समय जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी, उस समय जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, ये याद रखना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी कहां होती है? नेचुरल वाइब्रेशन में। और नेचुरल वाइब्रेशन कहां होता है? वैक्यूम में। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको वैक्यूम में ही पता लग सकती है। वैक्यूम में ही वो अपनी फ्रीक्वेंसी सब हर ऑब्जेक्ट की हर ऑब्जेक्ट की बोल रहा हूं, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो मतलब 50 हर्ट्ज से बॉडी को अगर वाइब्रेट कराएंगे तो ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की। अब और ये कहाँ होती है, इसका पता कहाँ लगाया जाता है? क्योंकि वैक्यूम में ही फ्रीक्वेंसी का पता लग सकते हैं। बाहर तो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स है तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा, लेकिन जब बॉडी नेचुरली वाइब्रेट करेगी, और नेचुरली वाइब्रेट कहाँ करती है? वैक्यूम में। और तब नेचुरल वाइब्रेशन होगा, उस समय जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी वो होती है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। हर बॉडी की अलग अलग होती है, हर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। मतलब किसी बॉडी की 50 हो सकती है, किसी की 60 हो सकती है। लेकिन अगर वैक्यूम में फर्स्ट टाइम हम किसी बॉडी की, कोई बॉडी वैक्यूम में वाइब्रेट कर रही है, अगर हम पहली बार में उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखें और वो 50 हर्ट्ज आई, 50 हर्ट्ज, तो हमने फिर से बॉडी को कुछ देर सेकेंड टाइम देखा, सेकेंड टाइम, तो फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। बिकॉज ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। मतलब कि अगर बॉडी पहले केस में हमने देखा कि एक सेकंड में 50 बार कोई उसको पीट रहा था, एक सेकंड में 50 बार कोई उसको पीट रहा था। किसको? जैसे कि पहले केस में बॉडी एक बार में 50 बार वाइब्रेट कर रही है एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। तो एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेट करेगी तो एक वाइब्रेशन में एक वेव बनती है, पीछे बताया है। तो एक सेकंड में बॉडी 50 वेव बना रही है। तो अगर हम कुछ देर बाद देखेंगे फिर भी बॉडी एक सेकंड में 50 वेव बनाएगी। इसे ही बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। और याद रखिएगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑलवेज वैक्यूम में ही पाई जाएगी, वैक्यूम में ही पाई जाती है, वैक्यूम में ही होगी। मतलब अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है जो यहाँ लगा हुआ है, इसकी भी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जो ये वॉल है इसकी भी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इसकी अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और सभी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जैसे हमको इस मार्कर की करनी है, ब्लू वाले मार्कर की, तो इस ब्लू मार्कर को किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में वाइब्रेट कराइए, वैक्यूम में वाइब्रेट कराइए। मतलब अगर हमको ये ब्लू मार्कर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो हमको इसको वैक्यूम में वाइब्रेट कराना पड़ेगा। वैक्यूम में वाइब्रेट कराने से क्या होगा? वैक्यूम में वाइब्रेट कराएंगे तभी हमको इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल पाएगी, मार्कर की हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे
वैक्यूम में वाइब्रेट कराने पर 1 सेकेंड में इसकी 50 हर्ट्ज है। जैसे वैक्यूम में वाइब्रेट कराने पर मार्कर की फ्रीक्वेंसी, जैसे वैक्यूम में वाइब्रेट कराने पर मार्कर की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज आई या 50 हर्ट्ज आई, 500 बहुत ज़्यादा हो गया, 50 हर्ट्ज आई, तो इसका मतलब कि मार्कर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी हमको कि कितनी है मार्कर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसकी, याद रखिएगा हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम उस ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में वाइब्रेट करा के पता कर सकते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बच्चों अब बात करते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम हम सभी देखते आ रहे हैं। तो पेंडुलम, ये स्ट्रिंग इसकी, ये बॉब, ये इसका है बॉब, एम मास का, यहां से यहां तक लेंथ। तो अब ध्यान दीजिए, एम मास ऑफ बॉब, एल, एल क्या है? लेंथ बिटवीन अपर मोस्ट पॉइंट जो है, अपर मोस्ट पॉइंट ये है, अपर मोस्ट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब, ये यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब, ये लेंथ है। तो अगर पेंडुलम की टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है इधर समझते हैं, फिर से रिवाइज कराते हो चलते साथ में। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहां पे हम डिराइव करेंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड। वैसे टाइम पीरियड होता क्या है कि एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में बॉडी एक बार वाइब्रेट कर रही है। कितने टाइम का मतलब है कि बॉडी अगर ऐसी थी, वो ऊपर गई फिर अपनी पोजीशन में, फिर नीचे गई फिर अपनी पोजीशन में, तो एक बार में कितना वाइब्रेशन हुआ, मतलब कि एक वेव, मैंने बताया था एक बार बॉडी वाइब्रेट करती है तो एक वेव बनाती है। एक वेव कितने टाइम में बनी, सेम बात है, कितने टाइम में बनी, दोनों की बात सेम है, ये और ये सेम, दोनों टाइम पीरियड है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पेंडुलम पहले इस तरफ जाएगा, वापस अपनी जगह पे आएगी, टू मोशन, उसके बाद इस तरफ जाएगा, वापस अपनी जगह पे आएगा, तब इसका एक वाइब्रेशन होगा। पेंडुलम अगर ऐसे था तो पेंडुलम ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर इस तरफ गया, फिर वापस अपनी जगह पे आया, मेन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो एक बार इस तरफ, वापस अपनी जगह पे, फिर इस तरफ, वापस अपनी जगह पे, तब एक वाइब्रेशन होगा, तब पेंडुलम एक वेव बना रहा होगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई अंडर रूट जी, 2 पाई तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एल ये, और ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर जो बॉब में जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी वो है जी। एल क्या है? लेंथ बिटवीन अपर मोस्ट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। तो ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लेंथ बढ़ा दें, लेंथ किसकी बढ़ा दें, इस तरह बना देता हूं पेंडुलम आपके लिए। अगर हम लेंथ बढ़ा दें, ये पेंडुलम, अब अगर हम ये जो लेंथ इसकी थी इसको बढ़ा दें, लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीजेस, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का मतलब आप कितना टाइम लगाएगा पेंडुलम। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ।
लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मतलब अगर लेंथ 16 टाइम्स बढ़ा दी, 16 टाइम्स, लेंथ को कितना टाइम्स बढ़ाया हमने, 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड भी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि 16 अंदर आएगा, 16 का किसका स्क्वायर होता है, 16, 4 का। तो लेंथ बढ़ाने पर, लेंथ इंक्रीज करने पर, मतलब पहले पेंडुलम की लेंथ ये थी, तो पेंडुलम जल्दी जल्दी अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। हमने लेंथ बढ़ाई, हमने ये कर दी पेंडुलम की लेंथ। तो अब ध्यान दीजिए, पेंडुलम को वाइब्रेट करने में टाइम लगेगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो लेंथ बढ़ाने पर टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है पेंडुलम का। सेकंड केस, अगर ग्रेविटी बढ़ जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाए, ग्रेविटी को इंक्रीज कराएं, ग्रेविटी इंक्रीजेस, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। ग्रेविटी बढ़ने पर टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का मतलब खिंचाव, तो ध्यान दीजिए, ये आपका पेंडुलम था, अब ये इस तरफ अगर ऊपर यहां तक गया, तो अब इस केस में जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो ग्रेविटी तेजी से इसको नीचे खींचेगी, तेजी से, ग्रेविटी इंक्रीज हो गई है तो तेजी से नीचे खींचेगी। तो जब ग्रेविटी तेजी से खींच देगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, कोई चीज ऊपर जा रही थी पहले, ग्रेविटी मतलब जितनी भी थी उस केस में ऊपर जा रही थी, तो टाइम पीरियड कुछ होगा, लेकिन ग्रेविटी बढ़ा दी, ग्रेविटी तो अब खिंचाव नीचे को जल्दी आ रहा है, तो नीचे को कोई चीज जल्दी नहीं आएगी। तो इसीलिए जब ग्रेविटी बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड घट जाता है, टाइम पीरियड घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए टाइम पीरियड घट जाएगा। यानी कि अगर ग्रेविटी 9 टाइम्स बढ़ गई, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो टाइम पीरियड 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम घट जाएगा। तेजी से खींचेगी उसको, आप जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी उसको तेजी से खींचेगी, तो वो बहुत जल्दी अपना टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड एक मतलब वेव बहुत जल्दी बनाएगा, वो अपना एक ऑसिलेशन बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा। अगर अब पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, सबको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। या आपने देखा सभी ने, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम एफ पी लिख दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो अब ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आया, ये भी समझना जरूरी है। ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस केस में अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर ग्रेविटी को बढ़ा दें, ग्रेविटी इंक्रीजेस, बढ़ गई ग्रेविटी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। तो एक बार में फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक बार में कितना वाइब्रेशन हुआ, कितने बार बॉडी वाइब्रेट की, ध्यान से समझिएगा इसको, वाइब्रेट की, यानी मतलब नंबर ऑफ वेव। अगर
ग्रेविटी ज़्यादा होगी पेंडुलम के केस में, अगर हम ग्रेविटी को बढ़ा दें तो अब ये अगर ऊपर जाएगा बॉब तो इसको जल्दी से नीचे खींचेगी ग्रेविटी, फिर ऊपर जाएगा जल्दी से खींचेगी। तो इस केस में आप खुद देखिए, जब जल्दी जल्दी खींचेगी ग्रेविटी नीचे की तरफ तो नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गए। बॉडी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है पेंडुलम, तो अब ग्रेविटी बढ़ गई है तो ज्यादा जल्दी खींच रही ग्रेविटी इसको, तो तेजी से क्या कहते हैं वाइब्रेट करेगी, तो नंबर ऑफ वेव बढ़ेंगी। नंबर ऑफ वेव पर सेकंड होता है, तो इसीलिए ग्रेविटी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब ग्रेविटी बढ़ती है। सेकंड केस समझते हैं, जब लेंथ को बढ़ा दें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी पेंडुलम की। ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो आप ध्यान से देखिए, यहां बता रहे हैं लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, लेंथ को बढ़ा दें, ये लेंथ को हम बढ़ा दें तो अब क्या होगा। अगर पहले केस में जब लेंथ छोटी थी तो इसको जहां भी जा रही होगी ऊपर पर एक्सट्रीम पोजीशन पे और इस तरफ भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर अब वापस अपनी मेन पोजीशन पे, तो कम समय लग रहा होगा। तो ये जल्दी जल्दी आ रही होगी। जब कम समय लग रहा है, टाइम पीरियड कम है, तो वेव ज्यादा बना रही होगी। वेव ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इस केस में। लेकिन अब लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड बढ़ गया है, मतलब इधर जाने में, फिर वापस इधर जाने में, वापस यहां पे आने पे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि कितने देर में एक वाइब्रेशन हो रहा है तो कितनी देर में एक ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड बढ़ गया। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ज्यादा देर तक जाएगी, तो नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, इसके कंपैरिजन में कम बनाएगी। नंबर ऑफ वेव कम बनाएगी तो फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ लेंथ। अब आप समझ गए होंगे पेंडुलम का केस। तो ये था पेंडुलम के केस, पेंडुलम का टाइम पीरियड और पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन क्या होता है, तो कुछ केस बनाएंगे A, B, C। अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग को हम लेते हैं, ये तो वेव है जो आपको ऊपर नीचे दिख रही है, ये वेव बना रही है स्ट्रिंग, ये वो वेव है। ये जो ये होते हैं नोड, ये नोड होते हैं जहां से स्ट्रिंग कनेक्ट होती है, उसे बोलते हैं नोड, NODE नोड। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होता है, जो ये है ये वेव है। वेव कब बनेगी, अगर हम पहले केस में, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। पहले केस में अगर हम इसको बिल्कुल बीच से प्लग करें, मतलब रबर बैंड हमने ले रखा है, उसको बिल्कुल बीच से प्लग करते हैं, तो ए केस में हम कहां से प्लग कर रहे हैं, L/2 से। कहां से प्लग कर रहे हैं, L/2 से। L/2 से अगर प्लग करेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है पहले केस में वो A है, आपको दिख भी रहा होगा एम्पलीट्यूड, यहां पर A है। एम्पलीट्यूड क्या है, A। और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। पहले केस में हमने इसको L/2 से, मतलब जितनी इसकी लेंथ थी स्ट्रिंग, उसको बिल्कुल बीचों बीच से प्लग किया, तो एम्पलीट्यूड A है और हमारा वेवलेंथ लैम्डा है। बी वाले में अगर हम इसको इस बार L/4 से प्लग करें, तो L/4 से प्लग करेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगी λ/2 और एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2A/2। एम्पलीट्यूड हो जाएगा A/2। आप ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, A/2। एम्पलीट्यूड घट गया। अगले केस में, C केस में, अगर हम इसको L/6 से प्लग करें तो
वेवलेंथ हो जाएगी λ/3 और एम्पलीट्यूड हो जाएगा A/3। पहले केस में एम्पलीट्यूड A था, मतलब कि जो स्ट्रिंग थी बहुत ऊपर तक वाइब्रेट कर रही थी, ऊपर नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत था। लेकिन हमने जब L/4 में उसको प्लग किया तो एम्पलीट्यूड घट गया, साथ साथ में वेवलेंथ भी घट गई। ध्यान दीजिए, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब ये डिस्टेंस, यहां पर सिंगल सिंगल वेव है, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे बनेगा ये, तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ। आप खुद देख रहे हैं कि पहले केस में वेवलेंथ, दूसरे केस में एक वेव नहीं बन रही है, दो वेव बन गई, एक वेव ये, एक वेव ये। तो पहले केस में जो वेव की लेंथ थी अब वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इस वेव की लेंथ, एक इस वेव की लेंथ। तो दो पार्ट में, ये देखिए, एक कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसलिए λ/2 हो गया। थर्ड केस में देखिए, अब वेवलेंथ पहले केस में लैम्डा थी, लेकिन थर्ड केस में कितने वेव में वो डिवाइड हो गई? तीन वेव में, एक यहां से यहां तक लैम्डा कंप्लीट यहां से यहां तक था। अब देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा λ/3, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, लैम्डा डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, इसीलिए यहां पर वेवलेंथ λ/3 आई। जब हमने L/2 में प्लग किया, बिल्कुल बीचों बीच प्लग किया, तो वेवलेंथ लैम्डा थी, हमने एज्यूम किया वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन जैसे ही हम L/4 में प्लग करेंगे तो वेवलेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ। वेव पहले एक वेव बन रही थी, अब दो वेव बन रही है, इसलिए वेवलेंथ λ/2 हो जाएगी। तीसरे केस में हमने L/6 में प्लग किया, यहां पर लिख दे रहे हैं L/6 में प्लग किया, वहां पर वेवलेंथ λ/3 क्यों हो गई? क्योंकि यहां तीन वेव बन रही है। पहले केस में एक वेव बन रही थी, मतलब जो एक वेव की लेंथ थी अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, यहां पर तीन वेव लेंथ, यहां पर तीन वेव बन रही है। तो ऐसा होता है स्टैटिस्टिक्स में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इतना समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? तीनों केस आपने देख लिए हैं, इनके आगे लिख भी दे रहा हूं, L/2 लैम्डा A, यहां पर λ/2 A/2 λ/3 यहां लिखा हुआ है A/3। तो आप फ्रीक्वेंसी को देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहले वाले को देखें तो एक बार वाइब्रेट, दूसरे वाले को देखें तो दो, तीसरे वाले को देखें तीन वेव बनेंगी। तीसरे वाले केस में तीन वेव बननी है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव। तीसरे वाले केस में तीन वेव बन रही है। ध्यान से देखिए, तो नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो पहले की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, एक वेव बन रही है 1 सेकेंड में, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2 होगी और तीसरे की फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अब ध्यान दीजिए कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है? केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस आपके सामने लिख रहा है। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, वेवलेंथ क्या है? लैम्डा, एम्पलीट्यूड क्या है? A, और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, वेवलेंथ क्या है? λ/2, एम्पलीट्यूड A/2, फ्रीक्वेंसी क्या है? थर्ड केस में 3, ये λ/3, ये A/3। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि इन तीनों स्ट्रिंग में से, सेम स्ट्रिंग है, सेम मटेरियल से बनी है, मटेरियल सेम है इनका, सबसे ज्यादा लाउड कौन होगा? सबसे ज्यादा आवाज कौन करेगा? लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? लाउडनेस। तो याद रखना, अभी आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, लाउडनेस उसकी तेज होती है। सबसे ज्यादा लाउड कौन होगा इन तीनों में? तीनों वाइब्रेट करेंगे, सबसे ज्यादा तेज आवाज कौन प्रोड्यूस करेगा? तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड देखिए, किसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है? सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड फर्स्ट का है, फर्स्ट वाले केस में। तो केस 1 में सबसे लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउड साउंड केस 1 में, ध्यान दीजिएगा।
सबसे लाउड साउंड केस 1 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है। इस केस में पार्टिकल सबसे ऊपर नीचे जा रहा है अपनी जगह से, एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस, सबसे ज्यादा लाउड आवाज किसमें होगी? केस 1 में। अब पूछेगा सेकंड केस में सबसे ज्यादा श्रिल कौन होगा? श्रिल साउंड। तो श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी में। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी में। श्रिलनेस का मतलब है फ्रीक्वेंसी का मतलब, या श्रिलनेस का मतलब पतली आवाज, हेलो। तो सबसे ज्यादा पतली आवाज किससे आएगी? किस केस में आएगी सबसे ज्यादा पतली आवाज? सबसे ज्यादा पतली आवाज केस नंबर 3 में आएगी, क्योंकि सबसे श्रिल साउंड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप देखिए, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। यहाँ पर एक वेव बननी, यहाँ 2 वेव, यहाँ 3 वेव। तो जहां 3 वेव बनेगी सबसे श्रिल वही होगा। तो केस 3 में सबसे श्रिल साउंड होगा, सबसे श्रिल साउंड केस 3 में। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपने देखा, सबसे तेज वाइब्रेट कौन कर रहा होगा? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा। ध्यान रहे बात, मैंने पीछे वेव वेलोसिटी में पढ़ा ही था। तीनों की वेव वेलोसिटी सेम, तीनों की वेव वेलोसिटी सेम, तीनों की। और वेव वेलोसिटी सेम क्यों? बिकॉज तीनों जो है स्ट्रिंग सेम मटेरियल से बने हैं, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम मटेरियल से। और हमको पता है कि हमने देखा था कि वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी पर। लेकिन अब जब ये सेम मीडियम से बने हैं, लेकिन अब जब ये सेम मटेरियल से बने हैं, तो इलास्टिसिटी तीनों केस में स्ट्रिंग एक ही है और डेंसिटी सेम होगी। इसीलिए तीनों केस में जो वाइब्रेशन होगा, जो वेव वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वेव की चलने की, वो सेम रहेगी। तो वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक चीज और याद रखनी है आपको, वेव वेलोसिटी सेम क्यों रहेगी तीनों केस में? क्योंकि तीनों केस में वेव वेलोसिटी इसलिए सेम रहेगी क्योंकि तीनों एक ही मटेरियल से बने हैं और वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। तो तीनों की इलास्टिसिटी और डेंसिटी सेम होगी, इसीलिए वेव वेलोसिटी सेम होगी। अब पहले वाले को, ए वाले को बोलते हैं बी सी, ए वाले को बोलते हैं हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ए वाले को बोलते हैं हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान दीजिए हार्मोनिक नाम क्यों आया? हार्मोनिक नाम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के कारण हार्मोनिक बोला जा रहा है। सेकंड वाली वेव को बोलते हैं, स्ट्रिंग को, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। ये सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर 3 स्ट्रिंग दी है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकंड वेव को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। थर्ड वाले को थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक। इसका एक नाम और है, वो है फंडामेंटल ट्यून। फंडामेंटल का मतलब होता है पहला, फंडामेंटल ट्यून। एक नाम इसका और है, वो है प्रिंसिपल ओवर ट्यून, प्रिंसिपल ओवर ट्यून। इनका नाम होता है, नाम और है प्रिंसिपल नोट, प्रिंसिपल नोट। और सेकंड वाले का एक नाम और है फर्स्ट ओवर ट्यून, फर्स्ट ओवर ट्यून। और इसका सेकंड ओवर ट्यून। तो याद होना चाहिए आपको, ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कैसा होगा। स्ट्रिंग तीनों केस में एक ही है। एक हमने स्ट्रिंग ली, पहले L/2 में किया, फिर L/4 में किया, फिर L/6 में उसको प्लग किया, तो हमको ऐसे वेव दिखने को मिली, उससे ऐसे केस बने। और सेकंड ओवर ट्यून, थर्ड वाले को बोलते हैं सेकंड ओवर ट्यून। इसको आप जरूर नोट कर लें,
ये जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, ये जरूर इसको नोट कर लें आप। तो अब हमने पढ़ा वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैंने पहले ही कहा था, इसको बोलते हैं नोड, NODE नोड, जहां से स्ट्रिंग कनेक्ट होती है दोनों एंड को बोलते हैं नोड, दोनों एंड को बोलते हैं नोड। तो नोड क्या होते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस λ/2 होता है, मतलब जो ये है L, वेव वेलोसिटी, यहां पर वेव की वेलोसिटी अगर देखें हम, तो वेव वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। अब ये जो होता है इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब m अपॉन l, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर शेप की है, तो ऐसे स्ट्रिंग की बात करें, ये स्ट्रिंग की L हो जाएगा। मास की बात करें तो इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब रो, वॉल्यूम ये सिलेंडर शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एल। तो अब ये होता है मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर हम रख देंगे पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, यह हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर रो, पाई आर स्क्वायर रो, यह हमको मिल गया। आप इसको यहां पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हमको मिल गई है, वेव की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, इसको अगर पुट कर देंगे v इज इक्वल टू टेंशन अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है वेव वेलोसिटी। तो अब ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ वेव यहां पर किस पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेच स्ट्रिंग में किस पे डिपेंड करती है? ध्यान दीजिए, टेंशन पे, टेंशन पे डिपेंड कर रही है। टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन मतलब होता है खिंचाव, ज्यादा अगर उसको खींच देंगे तो वेव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। रेडियस पे, रेडियस बढ़ा देंगे, जैसे तार को मोटा कर देंगे, तब भी आवाज में डिफरेंस आएगा। और डेंसिटी पे, कि वो स्ट्रिंग कितनी डेंस है, इन तीन चीजों पे वेव वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड करती है। रेडियस पे, डेंसिटी पे, टेंशन पे। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी की बात करें, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी v अपॉन लैम्डा। अब वैल्यू पुट करने की बारी आ गई है। v अभी हमने डिराइव किया है, v हमको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, ये हमने भी निकाला था। लेकिन लैम्डा, लैम्डा क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू 2l, बिकॉज l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा होता है 2l, तो 1 अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर। ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग।
नेचुरल F इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन रो पाई R स्क्वायर। अब कुछ रिलेशन समझते हैं, कुछ गिटार बजाते हैं यहाँ पे, तब समझेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा। मान लीजिए हमको ये फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो पहला है ऑप्शन लेंथ को चेंज कर दीजिए। लेंथ को मतलब अगर गिटार है, गिटार में जो स्ट्रिंग लगी है वो इतनी लंबी थी, उसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है कि बार बार स्ट्रिंग को निकालें फिर उसकी लेंथ को चेंज कर लें। लेंथ को चेंज कर दीजिए। लेंथ को चेंज कर दें, करें तो अब लेंथ चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2L। लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी, लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स घट जाएगी, 2 टाइम्स, 2 टाइम। अगर हमको लेंथ को, हमने ध्यान दीजिए लेंथ 2 मीटर थी, हमने लेंथ को बढ़ा के 4 मीटर कर दिया, तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 मीटर के केस में 20 थी तो अब फ्रीक्वेंसी 2 टाइम घट जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी। सेकंड केस में हो जाएगी 10। तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2L, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2L, यानी कि जैसे जैसे हम स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, और उसकी लेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी घटेगी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम होंगे तो लड़के जैसी आवाज आएगी, हेलो। तो ये श्रिल साउंड नहीं होगी, श्रिल साउंड नहीं होगी, ये होगी बेस साउंड, बेस भारी आवाज, बेस साउंड। जैसे कि अगर हम गिटार के स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दें तो यहाँ पे टन टन ऐसे बजेगा, ऐसा टन 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 ऐसे करेगा गिटार। अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं उसकी स्ट्रिंग की तो गिटार से करेगा टन टन टन। और अगर हम लेंथ जितनी थी उतनी लेंथ ऐसे हो जाएगा, टेन 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 ऐसे हो जाएगा। तो अगर लेंथ को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है और बेस साउंड सुनाई देगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर हम टेंशन को बढ़ा दें, टेंशन को बढ़ा दें तो क्या होगा। सेकंड केस, ऑन इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ऑन इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन को बढ़ाने में क्या होगा, टेंशन को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन बढ़ाने का मतलब है कि कस देना, गिटार है उसके बीच में जो टेंशन था उसको और बढ़ाना, खिंचाव बढ़ा देना, खिंचाव। तो टेंशन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए टेंशन 4 टाइम्स या 9 टाइम्स बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टेंशन के बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो श्रिल साउंड सुनाई देगा। श्रिल साउंड का मतलब बेहतरीन मधुर आवाज, प्लीजेंस आवाज आएगी। इसीलिए जब आप देखते होंगे जो गिटार होता है टेंशन बढ़ाते हैं, उसमें जो गिटार बजाते हैं वो जो स्ट्रिंग होती है उसको साइड से जो उसको टाइट करते हैं, टाइट करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो आवाज आएगी टेन 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 टेन। और अगर टेंशन को कम कर देंगे मतलब उसको ढीला कर देंगे, तो कसे ना उसको और ढीला कर देंगे ऐसे, तो मजा किसमें आता है, टिटिंग टिटिंग टिंग टिटिंग टिटिंग टिंग। तो टेंशन बढ़ाते हैं वो लोग, आप देखते होंगे गिटार को ऐसे लेके कसते हैं तो जो स्ट्रिंग होती है उसमें उसका टेंशन बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसलिए हमको बेहतरीन प्लीजेंट आवाज श्रिल साउंड सुनाई देती है ऐसे टिटिंग टिटिंग टिंग। तो टेंशन बढ़ाने पे ये होगा। या क्या करें, रेडियस, अगर हम रेडियस चेंज करते हैं, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग एक है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब रेडियस का मतलब स्ट्रिंग की मोटाई। अगर रेडियस को बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस R स्क्वायर। तो अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी,
तो इसीलिए रेडियस को बढ़ाने का मतलब है मोटा स्ट्रिंग लेना। इसीलिए जो गिटार होते हैं आप उनकी स्ट्रिंग देखिएगा, पतली होती है। अगर हमने रेडियस बढ़ा दिया तो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रिंग मोटी हो जाएगी। स्ट्रिंग मोटी हो जाएगी, रेडियस बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और आवाज कैसी आएगी? बेस साउंड। बेस साउंड मतलब अगर गिटार में मोटी मोटी स्ट्रिंग लगा दें, मोटी स्ट्रिंग का रेडियस बढ़ा दें, तो आवाज आएगी टटां टटां टां टटां टटां टटां। इसीलिए आप किसी भी गिटार में देखिएगा स्ट्रिंग बहुत पतली होती है। पतली होगी तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो टिटिंग टिटिंग टिंग टिटिंग टिटिंग टिंग अच्छी आवाज आती है। तो रेडियस ऑफ स्ट्रिंग बढ़ाने पर ऐसा होता है। लेकिन अगर रेडियस घटाएंगे, रेडियस को अगर घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और हमको श्रिल साउंड सुनाई देगी। श्रिल साउंड की मतलब कि बिल्कुल प्लीजेंट आवाज, मधुर आवाज, सुनहरी आवाज, सुंदर आवाज, प्यारी आवाज, प्यारी साउंड, मधुर, जो बहुत ही प्रिय हो। तो रेडियस बढ़ाने पर इसीलिए आप रेडियस इसीलिए बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जाएगा तो बेस साउंड आएगा। इसीलिए गिटार में बहुत पतली स्ट्रिंग होती है, बहुत पतला होती है, मतलब रेडियस बहुत कम होता है। रेडियस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसलिए टिटिंग टिटिंग टिंग। अगर रेडियस हम बढ़ा दें, उसके एक स्ट्रिंग चेंज करके मोटी स्ट्रिंग लगे तो उसे टन 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 करेगा। अगर लेंथ को घटा दें, लेंथ को डिक्रीज कर दें स्ट्रिंग की, अगर लेंथ को घटा दें तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2l। लेंथ को डिक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेंथ को अगर हम घटा देंगे तो मतलब तनाव ज़्यादा आ जाएगा, तो टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो श्रिल साउंड सुनाई देगा, श्रिल साउंड। और वहीं पर अगर हम लेंथ को लंबा कर दें, और लेंथ को लंबा कर दें तो ऐसे टाउन 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 टाउन। इसीलिए देखिए बिल्कुल टाइट रहता है। लेंथ छोटी होती है, लेंथ छोटी रहेगी तो टेंशन ज़्यादा रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो श्रिल साउंड सुनाई देगा, टिटिंग टिटिंग टिंग टिटिंग टिटिंग टिंग। तो ये कुछ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टड स्ट्रिंग को कैसे बढ़ाया या घटाया जाता है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टड स्ट्रिंग का फॉर्मूला 1 अपॉन 2l अंडर रूट टेंशन अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। इन सब फैक्टर्स पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टड स्ट्रिंग डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फिर से एक बार देख लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है हमने यहां पे देखा। डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, और रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, और डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग में भी करती है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये चार चीजों पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। टेंशन, रेडियस, डेंसिटी, लेंथ। और आपने बता दिया कैसे मधुर आवाज आती है, टिटिंग टिटिंग टिंग, कैसे से बेस टन टन टन। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी के घटने बढ़ने से इससे काम होता है। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल वाइब्रेशन। आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है? डैम्प्ड वाइब्रेशन, पिछले में हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रख के वाइब्रेट करा रहे थे। वैक्यूम में रख के वाइब्रेट करा रहे थे नेचुरल वाइब्रेशन में। नेचुरल वाइब्रेशन में हम बॉडी को वैक्यूम में वाइब्रेट करा रहे थे। वैक्यूम में वाइब्रेट करा रहे थे तो बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। तो इसीलिए बॉडी हमेशा वाइब्रेट कर रही थी, अनंत काल तक हमेशा के लिए वाइब्रेशन में चली जा रही थी। अब इस केस में डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है वो समझते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन होता क्या है? अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन of a body of decreasing amplitude
presence of external resistive force, external resistive force, नेचुरल वाइब्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस होती है, नेचुरल फोर्स वहाँ पर एब्सेंट थी, तभी तो पार्टिकल वहाँ पे हमेशा वाइब्रेट कर रहा था। नेचुरल वाइब्रेशन में फोर्स, नेचुरल वाइब्रेशन में। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन, बॉडी वाइब्रेट करेगी ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। इस केस में बॉडी पर एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, तभी बॉडी का एम्पलीट्यूड घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, डेफिनेशन आप देख लीजिए पहले, अगर हम उसी बॉडी को जिसको हम नेचुरल वाइब्रेशन में वैक्यूम में रख रहे थे, उसी बॉडी को अगर हम एयर में रख दें, एयर में रख दें, यहाँ पे इसको क्लैंप करें, क्लैंप, बॉडी को एयर में रख दें और यहाँ से प्लग करें, तो बॉडी वाइब्रेशन में तो जाएगी, बॉडी वाइब्रेट तो करेगी, जैसे कि ये है मार्कर, वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन कुछ देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स है। अगर यहाँ पर भी हवा में भी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स ना होती तो ये हमेशा वाइब्रेट करता। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स होती है और ये हमेशा मीडियम में होगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन हमेशा मीडियम में होता है, जहाँ पार्टिकल्स मौजूद हैं वहाँ पर होगा डैम्प्ड वाइब्रेशन। एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स बॉडी के वाइब्रेशन को कम कर देगी और धीमे धीमे बॉडी वाइब्रेट करना बंद कर देती है। जैसे कि ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी, धीमे धीमे इस पे एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स लगी, बॉडी का वाइब्रेशन बंद हो गया। ग्लास, मैंने कहा था ना ग्लास लेके रखना है आपको, तो ग्लास को टेबल में रख के इसमें इसको क्या कहते हैं, ग्लास को टेबल पर रख के इसको पीट के देखिए आपको पता चलेगा डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रहा है, धीमे धीमे वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। डैम्प्ड का मतलब होता है मर जाएगा वाइब्रेशन, हमेशा के लिए वाइब्रेट नहीं करेगी बॉडी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वो इसको रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। इसीलिए डैम्प्ड वाइब्रेशन हमेशा मीडियम में होगा, किसी भी मीडियम में, भले ही मीडियम सॉलिड है, भले ही मीडियम लिक्विड है, या भले ही मीडियम गैसियस स्टेट में है, क्योंकि तीनों के पास पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के कारण ही वाइब्रेट भी करेंगे, लेकिन तीनों में एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स भी होती है। जैसे एयर में पार्टिकल की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपने अंदर के पार्टिकल की वजह से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एयर में जो मॉलिक्यूल है वो इसको रोक दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर में ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है। ये तो ये होते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब वाइब्रेट करना बंद कर देगा, मान लीजिए डायग्राम आपके सामने है, वाइब्रेट करना बंद कर देगा। तो अगर पहले बार में ये 3 मीटर नीचे आया, 3 सेंटीमीटर नीचे और 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, 3 सेंटीमीटर नीचे और 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर था, तो क्या दोबारा भी ये 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे? नहीं, अगर दोबारा भी 3 सेंटीमीटर जाता तो इसका वाइब्रेशन कभी बंद ना होता। तो धीरे धीरे वाइब्रेशन, धीरे धीरे वाइब्रेट होना कम होती है, होना कम होता है। इसी के कारण वाइब्रेट होना कम होता है, इसी के कारण एम्पलीट्यूड भी घट जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। एम्पलीट्यूड क्यों घटा? क्योंकि पहले केस में ऊपर गई, यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल थे तो मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ धकेलेंगे, रेजिस्ट करेंगे,
रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये दूसरे केस में रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये दूसरे केस में 3 सेंटीमीटर ऊपर तक नहीं जा पाएगी, नीचे आ जाएगी। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड घटेगा, डिक्रीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। डैम्प्ड वाइब्रेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स, जिसके कारण वाइब्रेशन मर जाता है। ऐसी भाषा में हम पढ़ सकते हैं वाइब्रेशन मर जाता है, मतलब धीमे धीमे घटेगा और बाद में बॉडी बिल्कुल अपनी पोजीशन में वापस मेन पोजीशन में आ जाएगी। यदि मेन पोजीशन ये थी, इसमें वापस आ जाएगी। ये होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। हर जगह हम डैम्प्ड वाइब्रेशन देख रहे हैं, हमने ये डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन, हर जगह डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रहा है। जो आवाज़ मैं भेज रहा हूँ, जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ, ये भी डैम्प्ड वाइब्रेशन है। जाती है थोड़ी देर में, एयर मॉलिक्यूल्स उसको रेजिस्ट करते हैं, रोक लेते हैं, वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। खाली वैक्यूम में नेचुरल वाइब्रेशन होता है, ये बात याद रखनी है। वैक्यूम में हमेशा कोई चीज़ को हम वाइब्रेट कराते हैं तो वाइब्रेट करती रहेगी, ये सब डैम्प्ड वाइब्रेशन है। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। तो ये वैक्यूम में नहीं होगा, डैम्प्ड वाइब्रेशन कभी नहीं होगा वैक्यूम में, वहाँ तो नेचुरल होता है, हमेशा वाइब्रेट कर रहा है। और इसके यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट, और एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटेगा, इसे ही कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन विद टाइम। ये 3 पॉइंट मेन थे। वैक्यूम में नहीं होता है, मीडियम में होता है, तीनों मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में भी हो, वहाँ डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रहा है। वैक्यूम में तो नेचुरल वाइब्रेशन होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स के कारण हो रहा है। मेन फैक्टर जिसके कारण होता है, मेन फैक्टर है ये। उसके बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घट जाएगा, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घट जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। तो अब इस डैम्प्ड वाइब्रेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ग्राफ बनाने को, ग्राफ बनाने को आएगा। देखिए पहले एम्पलीट्यूड बढ़ा था, देखिए एम्पलीट्यूड पहले बढ़ा था, फिर थोड़ा घटा, फिर घटा, फिर घटा। यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करें, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। और मैंने आगे भी बना रखा, आगे जाके जब वाइब्रेशन बंद होगा तो मेन पोजीशन में आ जाएगा अपने। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। ये किस में होता है? डैम्प में। और नेचुरल में क्या था? एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो ये था आपका डैम्प वाइब्रेशन। अब बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की। फोर्स्ड वाइब्रेशन, forced vibration, the vibration of a body, vibration of a body due to external periodic force acting on it. किसी भी बॉडी का वाइब्रेशन किसके कारण? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण, जो उस पर एक्ट कर रही है। तो पहले एक्सटर्नल का मतलब बाहर की फोर्स, पीरियोडिक का मतलब रिपीटेड
after fixed interval of time. फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखिए पीरियोडिकम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि कोई बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और लगातार लग रही है, लगातार रिपीट हो रही है फिक्स्ड इंटरवल के बाद, अभी लगी लगातार, जैसे कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 100 बार पीटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक मतलब बॉडी को लगातार पीटेगी, फोर्स करेगी लगातार। अगर पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उस बॉडी को एक बार में 100 बार पीटेगी, 100 बार उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी। तो इतना समझ गए आप? द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब लगातार पीरियोडिक रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट हो रहा है। ऐसी फोर्स जो उसमें एक्ट करे जिसके कारण बॉडी वाइब्रेशन में चली जाए, उस वाइब्रेशन को बोलते हैं फोर्स्ड। फोर्स का मतलब जबरदस्ती हो रहा है ना, बॉडी वाइब्रेट नहीं करना चाह रही है लेकिन बाहर से पीट के उसको वाइब्रेट कराया जा रहा है। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी, मान लीजिए ये एक बॉडी है, क्लैम्प्ड कर देते हैं यहाँ पे, और ये एक जगह से क्लैम्प्ड है मतलब पाइवेटेड है। आप ध्यान दीजिए, हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो ये बॉडी है इसका नाम ए है, तो ए की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 100 हर्ट्ज है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी में बताया था। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता कहाँ लगता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता तब लगेगा जब किसी बॉडी को अगर हम वैक्यूम में रख दें और उसको वाइब्रेट और बॉडी वाइब्रेट करे, वहाँ हम कैलकुलेट करें कि 1 सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, तो हमको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा। जैसे इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने 100 ले ली है। इसका मतलब जो ये बॉडी ए है, ये वैक्यूम में जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, वहाँ पर 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करती है। ये ए बॉडी जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। 100 बार वाइब्रेट करती है, 100 बार वाइब्रेट करती है। 100 बार वाइब्रेट करने का मतलब 100 वेव बनाती है, 100 वेव बनाती है एक बार में। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। लेकिन जो हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो इसमें सप्लाई कर रहे हैं, जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। 250 हर्ट्ज का मतलब कि ये फोर्स बॉडी को एक बार में 1 सेकंड में 250 बार पीटेगी। कहने का मतलब है कि बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। मतलब बॉडी एक बार में 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट होने को तैयार है। 100 बार वाइब्रेट होने को तैयार है बॉडी। लेकिन जो हम बाहर से उसको फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, वो हमने लगा दिया 250 हर्ट्ज। मतलब कि हम उसको बाहर से 1 सेकंड में 250 बार पीटेंगे। तो अब सवाल ये है कि बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, यानी कि बॉडी 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करेगी, या बॉडी एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 250। एक बार 1 सेकंड में 250 बार उसको एक्सटर्नल फोर्स पीट रही, या 1 सेकंड में 250 बार वाइब्रेट करेगी। अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी करेगी क्या? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब एक बार में 100 बार वाइब्रेट होना चाहती थी, लेकिन उसको पीट के 250 कर दिया गया 1 सेकंड में। तो
बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, मतलब कि बॉडी 1 सेकंड में 100 बार अच्छे से वाइब्रेट करेगी खुशी खुशी। लेकिन जो हम उसको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, मतलब कि जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो बॉडी को 250 बार पीटेगा, बॉडी को 250 बार पीटेगा। अब सवाल यह है कि बॉडी 1 सेकंड में अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी या जो फोर्स बाहर से हम लगा रहे हैं 250 बार पीटेंगे वो होगा। बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी भी हो, हमेशा बॉडी को एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से ही वाइब्रेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 थी लेकिन उसको 250 बार पीटा जा रहा है, तो बॉडी अब 1 सेकंड में 250 बार वाइब्रेट करेगी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी बॉडी, मतलब यहां पर बॉडी के साथ जबरदस्ती हो गई, इसीलिए इसका नाम हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। बॉडी के साथ जबरदस्ती हो गई। बॉडी तो 1 सेकंड में खाली 100 बार वाइब्रेट करना चाहती थी ऊपर नीचे, लेकिन जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था वो 1 सेकंड में बॉडी को 250 बार पीट रहा है, तो बॉडी को मजबूरी में 250 बार वाइब्रेट होना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और है, बॉडी तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी लेकिन अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी बेचारी। जैसे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के केस में अगर बॉडी 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करती और उसका एम्पलीट्यूड उसका अगर 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी में बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, तो अब जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा बॉडी पर, ये 250 बार पीट रहा है उसको, तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, मतलब बॉडी पहले ऊपर जा रही थी, बहुत 3 सेंटीमीटर तक ऊपर जा रही थी क्योंकि वो खुश थी, नेचुरली वाइब्रेट कर रही थी, अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही थी। लेकिन हमने जबरदस्ती कर दी, हमने जबरदस्ती की बॉडी के साथ, तो बॉडी का हम भी बाहुबली है, तुम जबरदस्ती तो कर सकते हो लेकिन तुमको हम एम्पलीट्यूड छोटा कर देंगे, तो बॉडी एम्पलीट्यूड छोटा कर देती है, छोटा कर देगी तो लाउडनेस नहीं आएगी, लाउड साउंड नहीं आएगा, लाउड साउंड नहीं आएगा। तो फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है कि बॉडी वाइब्रेट करती है लेकिन अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण वाइब्रेट करती है। और ये बात याद रखनी है, जितनी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की होगी उसी फ्रीक्वेंसी से बॉडी को वाइब्रेट करना होगा। अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बॉडी को एक बार में 400 बार पीट रहा है 1 सेकंड में, तो बॉडी को 400 बार ही पीटना पड़ेगा, 400 बार वाइब्रेट होना पड़ेगा। ये होता है फोर्स वाइब्रेशन। अब एक इसमें बहुत ही स्पेशल केस आता है, फोर्स वाइब्रेशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। उस केस में क्या होता है, स्पेशल केस है ये। इसमें क्या होता है, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि बॉडी 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करेगी, ठीक है, 100 बार वाइब्रेट करेगी खुशी खुशी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरली है इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर। अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो बॉडी पे लगेगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा जो बॉडी पे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज है, मतलब कि बॉडी यहां पर 1 सेकंड में 100 बार पीटेगी उसको। यहां पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बॉडी को 1 सेकंड में 100 बार पीटेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही, तो बॉडी इस बार जो वाइब्रेशन होगा बॉडी का, उसमें लाउड साउंड आ जाएगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि इस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आवाज तेज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी खुश हो गई,
जो बॉडी को हम पीट रहे थे वो खुश हो गई, वाह कि मैं एक बार में 100 बार, 1 सेकंड में 100 बार पीट सकती हूँ, और जो मुझे बाहर से फोर्स पीट रही है वो भी 1 सेकंड में 100 बार पीट रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 100 है, मेरी फ्रीक्वेंसी भी 100, दोनों भाई भाई, हेलो भाई भाई, खुश हो जाते हैं, आवाज यस ऐसे करते हैं। तो जो बॉडी का वाइब्रेशन होगा वो लाउड साउंड देगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये स्पेशल केस होता है, और इस केस को बोलते हैं रेजोनेंस। इस केस को बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं इस केस को। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की डेफिनेशन जानते हैं। जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बराबर दोनों हो जाए, तो बॉडी खुश हो जाती है और हुर्रे करती है, चिल्लाती है, तो लाउडनेस बढ़ जाती है। ऐसे समझिए आप, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो केस रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस, रेजोनेंस is a special case of forced vibration। यहां पर भी जबरदस्ती हो रही है, बाहर से फोर्स लग रहा है, forced vibration in which, इसमें क्या होता है, in which natural frequency of body, natural frequency of vibrating body matches with या equal to the frequency of external periodic force, external periodic force, external periodic force। तो बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिससे बॉडी खुशी खुशी वाइब्रेट करती है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से उसको बाहर से पीटा जाता है। बॉडी एक बार में 100 बार पीटने को तैयार थी 1 सेकंड में, तो बाहर से उसको 1 सेकंड में 100 बार पीटा जाएगा, तो बॉडी खुश रहती है। दोनों भाई भाई, एक्सटर्नल फोर्स और हम भाई भाई, इसीलिए आवाज लाउड हो जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो साउंड लाउड हो जाएगी, इसीलिए रेजोनेंस में लाउड साउंड सुनाई पड़ती है, इसे कहते हैं रेजोनेंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कंसेप्ट को समझें। और फिर इस केस में, रेजोनेंस के केस में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बराबर हो जाती है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी की। तो ये था आपका रेजोनेंस। और फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स का मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। बॉडी 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करना चाहती है, तो हम उसको 200 बार करा सकते हैं, 300 बार करा सकते हैं, लेकिन जितना एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, बॉडी को उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय शंकर, जय महाराज।